Good morning students, myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, बेतिया. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 की कीर्तिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 मेरे संग की औरतें पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको कि मृदुला गर्ग जी ने लिखा है. मृदुला गर्ग जी के द्वारा रचित ये पाठ एक संस्मरणात्मक गद्य है. इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है. यह पाठ उन महिलाओं पर केंद्रित है जिन महिलाओं ने परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हुए भी लीक से हटकर जीवन जिया है. यह पाठ यह एक संदेश देता है कि परंपरा की निर्वाह करना और लीक से हटकर जीवन यापन करना दोनों के बीच कोई विरोधी संबंध नहीं है. अर्थात अपने परंपरागत जीवन से को भी जीना है और उस परंपरागत जीवन के निर्वाह से थोड़ा सा लीक से हटकर किसी कार्य को करना भी स्त्रियों के बस में होता है. इसके बीच में कोई भी विरोधी संबंध नहीं है. लेखिका की एक नानी है, मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं. बच्चों, अब हम पाठ में देखते हैं, पाठ शुरू करते हैं. लेखिका कह रही है कि मेरी एक नानी है जिसको कि लेखिका ने कभी भी नहीं देखा था. मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी. अर्थात लेखिका की माँ की शादी भी नहीं हुई थी और उनकी नानी की जो है मृत्यु हो गई थी. शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद ही कहानी लिखनी पड़ी. नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया. जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा. लेखिका अपनी नानी के विषय में बता रही है कि जिस समय उनकी शादी हुई तो उनके पति उनको छोड़कर विलायत पढ़ने चले गए और उनके तौर तरीके रीति रिवाज सारे के सारे बदले हुए थे. परंतु लेखिका की नानी को इससे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव उनके जीवन पर नहीं पड़ा और कभी भी उन्होंने अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा कभी भी अपने पति पर जाहिर नहीं होने दी. पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी अर्थात लेखिका की जो माँ थी, नानी जो थी वो बहुत कम उम्र में ही बीमार पड़ गई और खुद को बहुत मौत के करीब पाया. और 15 वर्षीय मेरी माँ जो कि उनकी इकलौती बेटी थी की शादी की फिक्र में ने इतना डराया कि वे एकदम से मुंहजोर हो गई. जो स्त्री कभी भी अपने पति के सामने मुंह नहीं खोलती थी, अचानक ही अपने को मृत्यु के करीब पाने पर अपनी बेटी की चिंता सताने लगी और वो अचानक ही बहुत मुंहजोर हो गई. नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है. अब उन्होंने अपने पति के जो मित्र थे प्यारेलाल, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे मिलने की इच्छा उन्होंने जाहिर की. सब दंग रह गए, हैरान रह गए. जिस पर्दा नशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है. पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज को रखा. अब जो नानी ने कहा वो और भी हैरत अंगेज था और मौके की नज़ाकत को देखते हुए उनके नाना जी वो अपने मित्र को मिलने लेके आते हैं, नानी से मिलवाते हैं. और जब अब तो नानी ने कहा वो और अपने
पति के मित्र से जो बातें नानी ने कही वो तो और अधिक हैरत अंगेज कर देने वाली थी। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप ही तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की किसी साहबों के फरमादारों से हो, अर्थात फरमादारों मतलब जो साहब हैं, अंग्रेजों के हुकूमत हैं या उनके जो आज्ञाकारी हैं। फरमादारों में होता है आज्ञाकारी हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया। पूरी जिंदगी वो नाना के साथ रही और वो विलायत भी गए और विलायती रीति रिवाज उन्होंने सारे, उनके जो तौर तरीके थे वो सारे विलायती थे। लेकिन इन सब के बीच भी नानी, लेखिका की जो नानी थी वो भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई थी और अपनी बेटी के लिए वो एक स्वतंत्रता सेनानी ढूंढ रही थी और एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी से वो अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी इतनी भारी लगती कि कमर चनका खा जाती। अब जैसा नानी ने चाहा था वैसा ही लेखिका की माँ की एक स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति से, एक पढ़े लिखे होनहार लड़के से शादी हो गई। लेकिन पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, पुश्तैनी पैसा भी नहीं था, काफी गरीबी थी। लेकिन रात भर जागकर वे जो खादी की साड़ी थी उसको पहनने का वो अभ्यास किया करती थी, क्योंकि वो साड़ी जो थी वो बहुत भारी हुआ करती थी और इनकी जो नाजुक कमर थी वो चनक जाया करती थी। अर्थात वो रात में, दिन में अपनी बेइज्जती ना हो इसलिए रात में उसे पहनने का अभ्यास किया करती थी। क्यों नहीं कि इसकी 2 वजह थी। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे। नाना जो थे वो जात से हिंदुस्तानी थे, लेकिन थे वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के तमाम उनकी 2 वजह थी, यानी कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वो हिंदुस्तानी थे। बाकी चेहरे मोरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में वो अंग्रेजों की तरह ही दिखाई देते थे। इससे उससे रोमांचक कथा क्या होगी, कोई परिकथा होगी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थीं। उनके ठोस काम करने वालों की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह उसे निभाई जाती थी। लेखिका की माँ जो थी वो बहुत ही धीर गंभीर थी और चूंकि वो साहबों के घर से नजाकत सी थी, फूल से, कोमलता से वो पली बढ़ी थी, लिहाजा ससुराल में उनसे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं लिया जाता था। हाँ, इतना अवश्य था कि उनसे किसी भी विषय में विचार विमर्श करना हो उनकी सलाह अवश्य ली जाती थी। कारण था कि वो अति गंभीर थी और स्वभाव से बहुत शालीन थी। किसी की भी शिकायत एक दूसरे से वो कभी भी नहीं किया करती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया।
लेखिका की नानी जो थी, दादी जो थी, वो हमेशा एक ही बात कहा करती थी कि हम लोग हाथी पे बैल जो है वो नहीं जुतवाते हैं, हमारे पास बैल है, हमें हाथी से काम लेने की आवश्यकता नहीं है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों की मामलात परवरिश के मामले में भी माँ के सिवा घर के सभी प्राणी बिल्कुल मुस्तैद रहते हैं और उसकी तैयारी